Hey everyone, welcome back to all on your YouTube channel. So today our topic is applications of computer in accounting. आपको पता है हमने जो हमारे प्रभावी कंपटीशन हब चैनल है उसके ऊपर जो है यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो उसी कोर्स के अंदर जो है आपका जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल जो चल रहा है उसी का एक टॉपिक आपका आता है कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन अकाउंटिंग के अंदर। तो देखिए आपको पता है आज के टाइम में कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। हर फील्ड में जहाँ भी देखिए वहाँ कंप्यूटर जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। पहले के टाइम में कंप्यूटर जो वो इतना यूज़ नहीं होता था, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन या लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। बट आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हर बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में इसकी प्रेजेंस आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये जो है ये सिर्फ एक नॉर्मल टास्क से ना रह के कंप्यूटेशन से और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या सिर्फ डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। ठीक है। तो अब हमें यही जानना है कि एक्चुअल में क्या है, कंप्यूटर क्या होता है और उसका जो है अकाउंटिंग का के अंदर उसका यूज़ कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है और कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब ये जो है बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जो कि कैपेबल होता है परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस एज डायरेक्टेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो चीज़ डायरेक्ट करता है उसके द्वारा उसको परफॉर्म उसके द्वारा कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे जो ऑपरेशंस है उनको परफॉर्म करता है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि उसको डायरेक्ट किया जाएगा उसी तरह से। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका 6 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक पूरा कंप्यूटर का जो सिस्टम है, पूरा ढांचा जो है वो 6 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। तो वो 6 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं जरा देखिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेसर, डेटा एंड कनेक्टिविटी। क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसेसर, डेटा एंड कनेक्टिविटी। दीज आर द 6 एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? देखिए जब भी हार्डवेयर की बात आती है तो हार्डवेयर में वो सारे के सारे फिजिकल जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो आते हैं। मतलब जब एक कंप्यूटर के लिए जितनी भी आपको फिजिकल जो कंपोनेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब आपके हार्डवेयर के अंदर आएंगी। तो आपके जो फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो सॉलिड होते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ओके। तो बेसिकली हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल कंपोनेंट जिसमें सारे आपके कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, माउस, प्रोसेसर और जॉयस्टिक, हार्ड डिस्क ये सब आते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या था? वो फिजिकल कंपोनेंट थे जिनको हम देख सकते थे, टच कर सकते थे, सॉलिड फॉर्म में थे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होंगे वो हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये जो है ये आप इनको ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। ये या तो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होते हैं या कंप्यूटर के अंदर बाद में इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये फिजिकली फॉर्म में नहीं होते। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अ सेट ऑफ प्रोग्राम। देखिए क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। पहले क्या आया था? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको बोला जाता है प्रोग्राम। लेकिन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, मतलब अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो वो तो आपकी प्रोग्राम कहलाएगी, लेकिन अगर सेट ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा तो वो आपका कहलाएगा सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि यूज होता है हार्डवेयर के साथ काम करने में, तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। अ कोडेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस stored in the form of circuit is called firmware। अब बात आती है firmware क्या है? इंस्ट्रक्शन का जो कोडेड सेट होता है जिसे सर्किट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्या बोला मैंने?
जो इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है कंप्यूटर को, उसका एक कोडेड सेट होता है और उसे सर्किट के फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। उसे ही बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होंगे वो आपके 6 टाइप्स के सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपका एक सेट है प्रोग्राम्स का जो कि यूज किया जाता है वर्क करने के लिए हार्डवेयर के साथ। इसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एक कोडेड सेट जो होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि स्टोर किया जाता है सर्किट की फॉर्म में, वो फर्मवेयर कहलाता है। और 6 तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, लैंग्वेज प्रोसेसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? An integrated set of specialized programs that are meant to manage the resources of a computer and also facilitate its operation is called operating system. एक ऐसा specialized program का set जो कि किस लिए बनाया जाता है? कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एंड उसके ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए। कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना और उसके ऑपरेशंस को चेक करते रहना, और विदाउट एनी प्रॉब्लम के वो आपके सॉफ्टवेयर चलते रहें, तो वो सब चीज़ें चेक करने का काम सारा आपका किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक नेसेसरी इंटरफेस होता है। ये क्या है? एक नेसेसरी इंटरफेस होता है जो कि एक इंटरेक्टिव लिंक रहता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। मतलब यूजर यूज करने वाला और कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब जैसे मॉनिटर हो गया, मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तय करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता रहता है कि जो आपका कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली मैनेज हो और उनका जो है अच्छे से ऑपरेशंस जो है फैसिलिटेट, उनके ऑपरेशन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कीबोर्ड सही काम कर रहा है, माउस सही काम कर रहा है या क्या, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, वो सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है। देन आता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? दीज आर अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये एक कंप्यूटर के प्रोग्राम्स का सेट होता है जिसको डिजाइन किया जाता है कुछ सपोर्टिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इसे सपोर्टिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि प्रोग्राम टू फॉर्मेट अ डिस्क, एक डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए कोई प्रोग्राम सेट कर दिया। मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली किसी स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ हो गया प्रोग्राम डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए, या कोई डिस्क को डुप्लीकेट करने के लिए कोई प्रोग्राम बना दिया, फिजिकली रीऑर्गेनाइज स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। तो ये कहलाते हैं आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स। देन आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। क्या है? यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जिनको डिजाइन एंड डेवलप किया जाता है कोई सर्टेन स्पेसिफाइड टास्क के लिए। ठीक है? जैसे कि इन्वेंट्री अकाउंटिंग के लिए आपने कोई अपनी एप्लीकेशंस बना दी, अपनी ऐप बना दी, तो ये क्या है? ये स्पेशली आपने सिर्फ इन्वेंट्री अकाउंटिंग के लिए ही बनाई है, तो ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है? यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। क्या होती है? यूजर ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसे डिजाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है सर्टेन टास्क को पूरा करने के लिए। देन आता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? देखिए, ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि चेक करता है किसके लिए? लैंग्वेज सिंटेक्स एंड लैंग्वेज सिंटेक्स को चेक करता है और इवेंचुअली ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है किसको? सोर्स प्रोग्राम को। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। इसका मतलब देखो, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज ओनली। यूजर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? यूजर कौन सी लैंग्वेज समझता है? यूजर तो बाइनरी नहीं समझता ना। तो उसीलिए क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है कि ये करता, ये जो जिस लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम रिटन है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिसे कि क्या कर सके, कंप्यूटर समझ सके। मतलब यूजर की लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना एंड कंप्यूटर की लैंग्वेज को यूजर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये काम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का। ठीक है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा? आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करेगा, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक सेट है प्रोग्राम का जो कि क्या करता है? कंट्रोल करता है इंटरनल फंक्शंस
as reading data from input devices, transmitting processed data to output devices, and also checking the system to ensure that its component are functioning properly. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि कंट्रोल करना उसके इंटरनल फंक्शंस को, कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है, फिर प्रोसेस डेटा को आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाना और फिर चेक करना कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये सारा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। देन आपका आता है कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट है प्रोग्राम का जो कि क्रिएट करता है और कंट्रोल करता है कनेक्शन को, किसके बीच में, कंप्यूटर एंड सर्वर के बीच में, ताकि कंप्यूटर एबल हो सके कम्युनिकेट करने में एंड जो रिसोर्सेज है सर्वर के और अदर कनेक्टेड कंप्यूटर के उनको क्या कर सके, शेयर कर सके। दोबारा बता देती हूँ, कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, कंप्यूटर और सर्वर के बीच में कनेक्शन को कंट्रोल करता है जिससे वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके एंड रिसोर्सेज जो है ना सर्वर के या अनदर कंप्यूटर के वो आपस में शेयर कर सके। तो वो सब कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो बेसिकली दीज आर 6 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमने यहाँ डिस्कस किए। ऑपरेटिंग जो कि ऑपरेशंस में हेल्प करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम जो कि किसी स्पेसिफिक स्पोर्टिंग ऑपरेशंस के लिए होता है, कोई मतलब सपोर्ट करता है किसी अनदर ऑपरेशंस को कोई काम करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर ओरिएंटेड होता है और बेसिकली किसी स्पेसिफाइड टास्क के लिए बनाया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका कंट्रोल करेगा इंटरनल फंक्शंस को और कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने का काम करेगा। देन आता है आपका पीपल। क्या है पीपल, तो पीपल देखिए क्या करते हैं, पीपल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिए, इसीलिए पीपल्स को लाइव वेयर बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। क्या बोला जाता है, लाइव वेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पीपल इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ तो इसीलिए उनको कंप्यूटर सिस्टम के लाइव वेयर बोला जाता है। तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। So system analysis, first one is system analyst. Analysts are the people who design data processing system. तो system analyst कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो data processing system को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो पीपल्स होते हैं जो कि प्रोग्राम्स राइट करते हैं, किस लिए, ताकि वो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के जो डिजाइन है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। मतलब सिस्टम एनालिस्ट जो है वो सबसे पहले डिजाइन करेंगे, प्रोग्रामर्स जो है वो क्या करेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड फिर आते हैं आपके ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स वो पीपल होते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो people who respond to the procedures instituted for executing the computer program are also a part of liveware। वो लोग जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे ना, जो प्रोसीजर इंस्टीट्यूट किया है कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो भी आपके लाइववेयर का पार्ट बनेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर तीन जो पर्सन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स एंड ऑपरेटर्स। सिस्टम एनालिस्ट वो पर्सन है जो डिजाइन करेंगे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को, प्रोग्रामर्स प्रोग्राम लिखेंगे उसको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड ऑपरेटर्स उसको ऑपरेट करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, आफ्टर दैट फोर्थ वन इज योर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन अ सर्टेन ऑर्डर और मैनर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर आपको जो है क्या करनी पड़ती है, मैं उसको फॉलो करना पड़ता है। मतलब मैं इसे अगर डिफाइन करूँ तो क्या करूँगी कि आपको बहुत सारे ऑपरेशंस जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो है वो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि आप जो है डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सको। तो बेसिकली तीन तरह के प्रोसीजर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं तीन तरह के प्रोसीजर, हार्डवेयर ओरिएंटेड, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एंड इंटरनल प्रोसीजर। क्या है, हार्डवेयर ओरिएंटेड, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड एंड इंटरनल प्रोसीजर। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर क्या करते हैं, ये डिटेल प्रोवाइड करेंगे कंपोनेंट और उनके मेथड जो है ऑपरेशंस के उसके रिगार्डिंग। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर क्या डिटेल प्रोवाइड करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में और उनके मेथड ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर जो है वो आपके
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे जिसकी ज़रूरत होती है आपको कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। मतलब कि हार्डवेयर तो आपके क्या करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट आपके पास है और किस तरह से उनको चलाना है। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर आपको बताएंगे कि आप जो है आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। मतलब ये आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से आपने कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। और इंटरनल प्रोसीजर जो होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जो डेटा है उसका स्मूथ फ्लो हो सके कंप्यूटर्स के द्वारा, कंप्यूटर्स तक। किसके द्वारा? बहुत सारे ऑपरेशंस की सीक्वेंसिंग के बाद में, मतलब ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो स्मूथली फ्लो कर सके, उसके लिए इंटरनल प्रोसीजर आता है। तो ये 3 तरह के प्रोसीजर जो होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपका आता है डेटा। तो डेटा क्या होते हैं? डेटा वो फैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं। इनको गैदर किया जाता है और इनको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, डाटा जो होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि उससे क्या कर सके, एक इन्फॉर्मेशन निकाल सके जो कि यूजफुल हो, रेलेवेंट हो और उसके बेस पर डिसीजन लिया जा सके। तो बेसिकली अगर मैं डाटा की बात करूँ तो जो आपके रो फैक्ट्स होते हैं ना, जो कोई मीनिंग नहीं निकालते, सिर्फ एक फैक्ट्स होते हैं, उनको डाटा बोला जाता है। ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? डाटा बोला जाता है। फिर इन्हीं रो फैक्ट्स को आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके जो है फर्दर डिसीजन मेकिंग किया जाता है। देन आता है आपका कनेक्टिविटी, जो कि इसका सिक्स कंपोनेंट है। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो ये क्या है? द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर। एक जिस तरीके से एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, किस टेलीफोन लाइंस के थ्रू या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट लिंक, किसी के भी थ्रू अगर वो कनेक्ट होता है तो वही आपका क्या कहलाता है? कनेक्टिविटी कहलाता है। तो कनेक्टिविटी में क्या आएगा कि जिस तरीके से कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट करता है दूसरे से, तो वो आपका कनेक्टिविटी कहलाएगा। वो चाहे टेलीफोन लाइन हो, सैटेलाइट हो या कोई भी मीडियम हो सकता है। ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैपेबिलिटीज का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर सिस्टम की। तो देखिए, सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक्स आती है स्पीड। अगर स्पीड की बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो सेकंड्स के अंदर सोल्व कर देता है। जो काम करने में अगर आपको 1 घंटा लगता है तो वो आपको 10 मिनट में भी आपको वो काम करके दे देगा। तो इसकी स्पीड हम अगर कंपेयर करें ह्यूमन के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो स्पीड का मतलब होता है कितना टाइम कंप्यूटर लेता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। तो कंप्यूटर को बहुत कम टाइम लगता है ह्यूमंस की कंपेयर में कोई भी टास्क परफॉर्म करने में। अगर हम बात करें उसकी स्पीड की तो ये जो है 100 मिलियन कैलकुलेशंस जो है ना वो पर सेकेंड में कर सकता है। 100 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड में कर सकता है ये। एंड इसी वजह से इंडस्ट्री जो है वो मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है उसे डेवलप करते हैं। किसे? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जिसको हम MIPS भी कहते हैं। ओके। ताकि कंप्यूटर की जो स्पीड है उसकी अलग अलग उसको डिफाइन किया जा सके, उसको क्लासिफाई किया जा सके स्पीड के बेसिस पे। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो एक्यूरेट कितना रिजल्ट आता है, कितना करेक्ट होता है रिजल्ट। तो ह्यूमन के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इसका जो एक्यूरेसी होती है वो पूरी आपकी 100% हम बोल सकते हैं। बट द अगर इनएक्यूरेसी आती है तो वो किस वजह से आती है? ह्यूमन बीइंग की वजह से ही आती है, क्योंकि जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, जो डाटा कंप्यूटर के पास जाता है वो यूजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर यूजर ने ही डाटा गलत दिया है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा आपका। ओके। लेकिन अगर आपका डेटा करेक्ट है तो कंप्यूटर की तरफ से कभी भी कोई भी गलती नहीं होती, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर उसके कोई फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो थोड़ा सा क्या है, आपको रिजल्ट गलत मिल सकता है, वो भी अगर इंटरनल फंक्शनिंग में उसके प्रॉब्लम है। तो अगर हम बात करें एग्जैक्टनेस की कि वो कितने डिग्री का एग्जैक्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशंस की और ऑपरेशन परफॉर्म की, तो देखिए ज्यादा एरर जो देखने को मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? CBIS में, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। क्योंकि किस वजह से? बैड प्रोग्रामिंग की वजह से। मतलब अगर आपको एरर देखने को मिलते हैं तो CBIS में वो किस वजह से राइज होते हैं? बैड प्रोग्रामिंग की वजह से राइज होते हैं, या आपका डेटा गलत था या फिर आपने प्रोसेसर से जो है
वो डाइवर्शन किया। तो ये जो एरर होते हैं ये सब ह्यूमन बीइंग ही तो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी एग्जैक्ट होती है, लेकिन जो एरर अराइज होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की वजह से ही अराइज होते हैं। तो इसलिए जो कंप्यूटर है वो तो बिल्कुल रेयरली ही कोई एरर कमिट करता है, और सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है उसको भी टाइम से और बिल्कुल करेक्ट परफॉर्म करता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी हमने देख लिया। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कितना इस पे विश्वास किया जा सकता है, कितना इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो विश्वसनीय होती है। तो इसका मतलब होता है एबिलिटी विद विच कंप्यूटर रिमेन फंक्शनल टू सर्व द यूजर। मतलब कि क्या एबिलिटी जो है कंप्यूटर की, एबिलिटी बतानी है कि कंप्यूटर जो है वो फंक्शनल रहता है अपने यूजर के लिए। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो क्या है, रेपिटेटिव ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म किया जा सकता है। ना तो ये थकता, ना ये बोर होता, और ना ही ये क्या है, आलस आता है इसे। तो इसलिए ये ज्यादा रिलायबल होता है ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में। ये हर टाइम एक्टिव होकर काम करता है। ओके। उसके बाद में आपका आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर की एबिलिटी किसी वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करने की। मतलब आप जो है ह्यूमन बीइंग एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आप सेम टाइम पर इसमें जो है गाने भी चला सकते हैं, सेम टाइम पे आप अपना काम भी कर सकते हैं, सेम टाइम पे आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो सिंपल चाहे वो टास्क सिंपल है या वो कॉम्प्लेक्स है, ये सभी टास्क परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर जो है वो यूजुअली क्या है, वर्सटाइल होता है, अनलेस डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जब तक कि इसे जो है किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन या किया जाए तब तक ये जो है वर्सटाइल होता है। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो जो है किसी भी एरिया ऑफ एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री है, साइंटिफिक है, स्टैटिस्टिकल है, टेक्नोलॉजिकल, कम्युनिकेशन या फिर कोई भी। ओके। तो जो जनरल पर्पस कंप्यूटर को जब आप ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करते हो तो वो जो है बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जॉब जो है वो ले लेता है, क्योंकि ये वर्सेटाइल होता है, ये बहुत सारे काम जो है परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो इसका जो डेटा स्टोरेज की हम कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बहुत सारा डेटा जो है हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं एक ही जगह पे। जिसका मतलब होता है डेटा की अमाउंट जो है कंप्यूटर सिस्टम कितनी स्टोर कर सकता है और कितनी एक्सेस कर सकता है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम जो है, अगर हम इंस्टेंट एक्सेस टू डेटा देखते हैं तो इसकी ह्यूज कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की, बहुत ही छोटे से जगह पर ही। अगर हम सी डी रोम की बात करें जो कि 4.7 ऑफ डायमीटर की है, तो वो कैपेबल होती है लार्ज नंबर ऑफ बुक। मतलब वो छोटी सी सी डी रोम भी कैपेबल होती है जिसमें आप बहुत नंबर ऑफ बुक्स जो है उसको स्टोर कर सकते हो, जिसमें थाउजेंड ऑफ पेजेस होते हैं। ठीक है, मतलब वो भी बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटी में आपका डेटा स्टोर कर सकती है। तो अगर हम बात करें तो अगर आप कंप्यूटर को प्रॉपरली यूज करोगे तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और ये बहुत ज्यादा काम आता है। मतलब हर फील्ड में काम आता है, कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज योर लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या क्या होती है। देखिए आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर किसी के एडवांटेज है तो लिमिटेशन भी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिमिटेशन की तो वो आती है लैक ऑफ कॉमन सेंस। क्या है, लैक ऑफ कॉमन सेंस। तो उसमें क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं एज ऑन डेट डू नॉट पोसेस एनी कॉमन सेंस। उसमें खुद की कोई कॉमन सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई फुल प्रूफ एल्गोरिदम जो है वो डिजाइन नहीं किया गया प्रोग्राम, कॉमन सेंस प्रोग्राम का। इसलिए कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा जो प्रोग्राम उसमें स्टोर किए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। वो खुद का दिमाग नहीं चलाता, उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है। जो प्रोग्राम उसमें सेट कर दिया वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। फिर आती है जीरो IQ। इसका मतलब क्या होता है, इसकी खुद की इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर डम डिवाइस होता है। अगर हम बात करें जीरो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, ये जो है ये सोचता नहीं है, देखता नहीं है जो मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। बस ये अब जो है जो उसमें प्रोग्राम किया गया है उसी के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को टैकल करता है। तो कंप्यूटर को डायरेक्ट किया जाना चाहिए हर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब हमें इसे डायरेक्ट करना पड़ता है एक एक मिनट के लिए। वो खुद का दिमाग नहीं चलाता, उसमें खुद का दिमाग ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके अंदर जजमेंट भी चाहिए, विजडम भी चाहिए, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ चाहिए होती है। तो कंप्यूटर जो है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसके पास जो है ये सारी चीजें हैं ही नहीं। ना उसके पास IQ लेवल है, ना उसके पास कॉमन सेंस है, ना वो डिसीजन ले सकता। तो इसके अंदर डिसीजन की लैक ऑफ डिसीजन रहता है। तो ये जो है ये लिमिटेशंस थी आपकी उसकी कंप्यूटर की। ये क्या है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस है। ओके।
आफ्टर दैट योर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आते हैं आपके इनपुट यूनिट, सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, एंड आउटपुट यूनिट। क्या क्या आता है? इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड आउटपुट यूनिट। तो द वे these computers are embedded in a computer may differ from one architectural design to another। तो ये इनको किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मतलब इनको जो है अलग अलग ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो अलग अलग आर्किटेक्चरल डिजाइन अपने अपने अकॉर्डिंग करता है। तो बेसिकली अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इनपुट डिवाइस है आपका, ठीक है। ये यहाँ पर ये आपका आउटपुट है, और ये जो है ये बीच वाला ये आपका सीपीयू है। ये वाला आपका पूरा सीपीयू है। तो बेसिकली क्या होता है, इनपुट से आप जो है इनपुट डिवाइस से आप डाटा देते हो, आपके सीपीयू में जाता है। यहाँ पर पूरा डाटा आपका प्रोसेसिंग होता है, एंड प्रोसेसिंग के बाद में जो है वो आउटपुट से आपका रिजल्ट निकलता है। सीपीयू के अंदर देखिए क्या क्या होता है आपका। सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें इनपुट आउटपुट आपको दिख रहा है, इनपुट जाता है तो यहाँ पर आपकी मेमोरी यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, 3 यूनिट होती है। और वहां से प्रोसेसिंग होने के बाद में यहाँ पे ये आपका दोबारा क्या होता है, आउटपुट जाता है। तो देखिए चलिए इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। इनपुट यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या है? तो इनपुट यूनिट कंट्रोल करती है आपके सभी इनपुट डिवाइसेस को जिनको हम यूज करते हैं डेटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? वेरियस इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, जिसे हम डेटा एंटर करने के लिए जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। तो आगे देखिए, जैसे कि कीबोर्ड और माउस अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये सबसे कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। और अगर हम अदर सच डिवाइसेस की बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस में देखिए कौन कौन से आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इस तरह से। तो आपका इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं आपके? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, लाइट पैन, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बार कोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और अगर हम इनके अलावा और भी डिवाइसेस देखें तो वो वॉइस एंड फिजिकल टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जैसे टच स्क्रीन हो गया, टच स्क्रीन आजकल लैपटॉप भी टच स्क्रीन आते हैं, राइट, हर चीज आपके टच स्क्रीन हो गई है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होंगे, आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और इन सबको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो आपका इनपुट यूनिट का होता है। देन आपके आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू। और ये जो है ये कंप्यूटर का आपका ब्रेन होता है। ये मेन पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये डेटा को प्रोसेस करता है, जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंग। ये कंट्रोल करेगा डाटा के फ्लो को, उसे डायरेक्ट करके कि वो सिस्टम के अंदर एंटर करे, डाटा को मेमोरी में प्लेस करेगा, फिर उसे रिट्रीव भी करेगा, वापस भी लाएगा जब जरूरत होगी, और फिर आउटपुट देगा डाटा की जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब ये इसका काम क्या होता है, डाटा की प्रोसेसिंग करना, उसको डायरेक्ट करना, पहले उसे जो है मेमोरी में प्लेस करके उसे वापस जो है क्या करना, रिट्रीव करना, और जब जरूरत हो तो उसे जो है फिर आउटपुट में निकलेंगे। तो 3 मेन यूनिट होती है आपके सीपीयू की, कौन कौन सी? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो इन सबका क्या क्या काम होता है? देखिए एएलयू की अगर हम बात करें तो ये इसका काम क्या होता है, ये सारे आपके अर्थमेटिक जो कंप्यूटेशन है उनको परफॉर्म करती है। क्या करती है? ये अर्थमेटिक कंप्यूटेशन को परफॉर्म करती है, जिसमें क्या क्या आते हैं आपके? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशियल। तो इन सब का काम करना, इन सबको जो है कंप्यूट करना, ये काम होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। और साथ ही साथ ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी करती है, जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स या डेटा के बीच में कंपैरिजन का काम होता है। तो ये आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का काम है। फिर आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है प्रोसेसिंग होने से पहले। तो जो डाटा स्टोर होता है फिर वो एक्सेस किया जाता है, बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और ये जो डेटा है ये कहाँ पर स्टोर होता है कंप्यूटर में? ये मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। कहाँ पर? मेमोरी के अंदर। और 2 तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम, ठीक है। फिर आता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग करना और कोऑर्डिनेटिंग करना
जितनी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम की सभी यूनिट की एक्टिविटीज जो है, मतलब हर यूनिट जो जो एक्टिविटी करेगी, चाहे वो इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है आपका, वो जो भी एक्टिविटी करेगी उन सबको कंट्रोल करने का काम आपका कंट्रोल यूनिट का होता है। तो ये जो है ये फंक्शंस परफॉर्म करती है। कौन कौन सी? मेमोरी यूनिट के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है कंट्रोल यूनिट, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करने की कोशिश करती है, फिर उसके लिए क्या करती है, राउटिंग ऑफ डाटा सेटअप करती है इंटरनल सर्किटरी से डिजायर्ड प्लेस पर सही टाइम पे, और फिर बाद में इनपुट डिवाइस को डिटरमाइन करती है, जहां से वो जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इन हैंड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये काम होता है आपका कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, तो बेसिकली सीपीयू की आपकी 3 यूनिट हमने देख ली। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो कि क्या करती है, आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, कंप्यूटेशंस करती है और कंपैरिजन का काम करती है। मेमोरी यूनिट क्या करती है, आपकी डाटा को स्टोर करने का काम करती है। कंट्रोल यूनिट उन सब सारी एक्टिविटीज है उससे कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। फिर आपका आता है आउटपुट यूनिट। इनपुट हो गया तो सीपीयू हो गया। अब आउटपुट यूनिट का क्या काम है, तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाएगी इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसे जो है यूजर तक प्रोवाइड करवाना, अवेलेबल करवाना यूजर तक इन अ ह्यूमन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। वो भी किस फॉर्म में, उस फॉर्म में जिसमें ह्यूमन रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। मतलब क्या हुआ, आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस प्रोड्यूस्ड होती है डाटा प्रोसेस होने के बाद में, तो उसे जो है यूजर तक पहुंचाना उसी की लैंग्वेज के अंदर जो है ये काम होता है आपके आउटपुट यूनिट का। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसे आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है ये चीजें कम्युनिकेट करने के लिए यूजर तक। तो आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं आपके, देखिए। मॉनिटर, मॉनिटर का अनदर नेम क्या होता है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का अनदर नेम क्या होता है, वीडियो। प्रिंटर, ग्राफिक प्लॉटर फॉर प्रोड्यूसिंग ग्राफ्स, टेक्निकल ड्राइंग्स एंड चार्ट्स एंड इंटरनल डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और आजकल एक नया डिवाइस जो होता है जैसे स्पीच सिंथेसाइजर, वो भी आपका क्या करता है, वर्बल आउटपुट प्रोवाइड करता है, जैसे ह्यूमन स्पीच इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद में बात आती है नेक्स्ट आपकी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे सामने आई। अभी तक तो हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे सामने आई। तो अगर हम बात करें, जो मैनुअल सिस्टम जो था अकाउंटिंग का, वो ट्रेडिशनली सबसे ज्यादा पॉपुलर था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के जो रिकॉर्ड है उसको रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जो बुक कीपर जो है वो क्या करते थे, बुक्स मेंटेन करते थे अलग अलग, कभी कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो उसमें क्या है, सारी की सारी आपको डेटा जो है रखना पड़ता था, मैनुअली उनकी कैलकुलेशंस करना। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है उससे क्या है, मशीनें सामने आई। फिर मशीनों ने क्या हुआ, जैसे पॉपुलर बिलिंग मशीन जो है वो उसको डिजाइन किया जाता था टाइपराइट करने के लिए, जो ट्रांजेक्शन है उसके डिस्क्रिप्शन को उसके नाम के साथ, एड्रेस के साथ, और कस्टमर जो कस्टमर का एड्रेस है उसके साथ में। तो ये मशीन क्या करती थी, डिस्काउंट भी कंप्यूट कर सकती थी, नेट टोटल भी ऐड कर सकती थी, और जो डेटा है उसको अकाउंट में भी पोस्ट कर सकती थी। तो कस्टमर बिल ऑटोमेटिक ही जनरेट होने लग गया था नेसेसरी इंफॉर्मेशन डालते ही। ठीक है, फिर धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस्ड हुई। तो फिर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, न्यूअर वर्जन भी आया मशीन का। फिर कंप्यूटर टू विच दे आर वर कनेक्टेड ऑपरेटेड दीज मशीन्स, उन जो एक कंप्यूटर जिससे कि इनको कनेक्ट किया जाता था फिर मशीनों को ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, तो जो सक्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ी, तो उससे फिर क्या हुआ, मेंटेनेंस जो है अकाउंटिंग डेटा, अगर हम रियल टाइम की बात करें, बेसिस रियल टाइम बेसिस पे, वो असेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और ये जो डेटा मेंटेन करने की बात ज़रूरी थी, वो कन्वीनियंट हो गया था, बहुत ज़्यादा आसान हो गया था अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को जो फॉलो किया तो। मतलब कंप्यूटर से ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी, बहुत कम टाइम में जो है ये चीज़ हो सकती थी। फिर उसके बाद में आपका आता है इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस। तो ये जो इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन वाला टॉपिक है ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आप इसे जो है अभी मत कीजिए। इसके बाद में हम डायरेक्ट जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स में देखिए आप क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज किया जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेस्ड होता था आपका किस कॉन्सेप्ट पे, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे।
इट डज अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग जर्नल लेजर सेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं जब भी आप मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम करते थे। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ने जो है बहुत सारे फीचर्स ऑफर किए। क्या इसके अंदर सबसे पहले तो आप ऑनलाइन ही क्या कर सकते थे, इनपुट एंड स्टोर कर सकते थे अकाउंटिंग डाटा को। क्या कर सकते थे, ऑनलाइन जो अकाउंटिंग डाटा है उसको इनपुट या स्टोरेज करना ऑनलाइन ही कर सकते थे। फिर आप जो है प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल इनवॉइस, जो परचेज या सेल्स इनवॉइस है उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते थे 1 मिनट के अंदर ही। ये भी आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ने ऑफर किया। लॉजिकल स्कीम फॉर कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शंस, इसमें जो है लॉजिकल स्कीम थी जो अकाउंट्स या ट्रांजेक्शन है उसको कोडिफाई करने की, उसमें कोड डालने की। हर एक अकाउंट या ट्रांजेक्शन जो है उसको एक अलग से यूनिक कोड जो है वो असाइन किया गया। फिर इसमें क्या है, हम ग्रुप ऑफ अकाउंट जो है वो भी बना सकते थे शुरू से। इंस्टेंट रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट की, जैसे अगर हम बात करें एजिंग स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टॉक वैल्यूएशन, तो ये जो रिपोर्ट जो थी ये सारी इंस्टेंट ही अराइव हो जाती थी। इंस्टेंट बेसिस पर आपको ये रिपोर्ट मिल जाती थी। ठीक है, तो ये जो है ये इसके फीचर्स है आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। यहाँ देखिए अभी ये तो जस्ट इन्होंने वही चीजें बता रही। अब बात आती है आपकी MIS एंड अकाउंट AIS। MIS एंड AIS क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है देखिए, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, कि कितनी इंफॉर्मेशन जो उसके पास आ रही है वो कलेक्ट हो रही है, टाइम पे हो रही है, रेलिवेंट है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, ये सब। तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको यूज किया जाता है कॉमन फॉर्म जो होती है इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में ही। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है ये देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप डिसीजंस ले सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर सके। ठीक है, और ये जो है एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन टाइम पर मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइमली डिसीजन ले पाती है और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाती है। ये तो था आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या करता है, वो आपका आइडेंटिफाई करता है, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है एंड कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। किसके बारे में, एक एंटिटी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उसको यूजर तक प्रोवाइड करने का काम होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का तो काम होता है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो डिसीजन ले सके और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या होता है, यूजर्स तक जो है सारी एंटिटी के रिगार्डिंग जितनी भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाना। और ये जो है इसी के बेस पर यूजर्स जो होते हैं वो अपने करेक्ट डिसीजंस ले पाते हैं। तो हर अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है ना वो कहीं ना कहीं आपका पार्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो पार्ट होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा आपका है, उसी के अंदर आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी आता है और मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है। तो देखिए आगे ये जो ऑर्गेनाइज डायग्राम है इससे आपको पता चल रहा है कि क्या मैनेजमेंट के कितने चार जो फंक्शनल एरिया है उसके बारे में। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमेशा इसे ये जो इन्वायरमेंट दे रखा है इसके अंदर ये सप्लायर और कस्टमर से ही घिरा होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जरूरत जो है वो कहाँ से शुरू होती है, बिजनेस प्रोसेस से। और फंक्शनल एरिया में बिहेवियर, मतलब हर जगह जो है आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, वो आपकी रिसीव और इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और प्रोवाइड करता है वेरियस सब सिस्टम्स के ऊपर। ओके,
तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक रिसोर्सेज का कलेक्शन होगा जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो फाइनेंशियल या अदर्स जो डेटा है उन सबको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके जो यूजर्स है उन तक वो जो इन्फॉर्मेशन है उनको पहुंचा सके ताकि वो जो है डिसीजंस ले सके उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर। फिर जो अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा जो रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है वो वेरियस यूजर्स में बांट दी जाती है। और आपको पहले भी बताया क्लासेस में कि जो यूजर्स होते हैं वो आपके दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उसमें आपके कौन कौन आते हैं, प्रोपराइटर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट, सप्लायर एंड वेंडर और सोसाइटी भी। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स होती है ये रूटीन नेचर की नहीं होती, मतलब आपको पता है ना एक टाइम पीरियड के बाद में ये रिपोर्ट जनरेट होती है। तो इंटरनल पार्टीज इसमें कौन होती है, एम्प्लॉय मैनेजर्स होते हैं। अब इसके बाद में आते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट को डिजाइन करना। इसका मतलब क्या है, हर अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है उसके अंदर ये कुछ एक क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। मतलब एक अच्छी रिपोर्ट के लिए आपके पास ये 5 चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या, एक तो रेलेवेंस, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड समराइजेशन। तो इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको क्या दे रखी है, रेलेवेंस के बारे में। तो रेलेवेंस का मतलब क्या है कि जो आपकी रिपोर्ट है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। इररेलेवेंट कुछ भी नहीं है, मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ भी ना हो जो कि यूजर्स के काम की ही नहीं है। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स ही उसमें हो। टाइमलीनेस का मतलब है एक प्रॉपर टाइम पर जो है रिपोर्ट पब्लिश हो जानी चाहिए, बिकॉज वो टाइम पीरियड अगर चला जाएगा तो उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक्यूरेसी, जो रिपोर्ट बनाई जा रही है वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट होगी इट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करेगी तो आपके डिसीजंस करेक्ट लिए जाएंगे। ठीक है। कंप्लीटनेस, एक जो रिपोर्ट है वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होगी तो जो यूजर्स है या जो उसके यूज करने वाले जितने भी पर्सन होंगे उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और समराइजेशन होना चाहिए, रिपोर्ट को एक समराइज फॉर्म में जो है मेंशन किया जाना चाहिए, पब्लिश किया जाना चाहिए। अब बात आती है रिपोर्ट होती कितनी तरह की है। तो सबसे पहले आती है आपकी समरी रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आती है, समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो समरी रिपोर्ट, तो समरी रिपोर्ट में क्या होती है, ये वो रिपोर्ट होती है जो कि समराइज करती है सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को और उसे एक समरी रिपोर्ट में प्रेजेंट करती है। मतलब बहुत सारी एक्टिविटी को एक शॉर्ट एंड क्लियर वे में जो है रिप्रेजेंट करना। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी डिमांड रिपोर्ट। ध्यान से देखिए डिमांड रिपोर्ट क्या होती है। ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है केवल जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेगा तभी। डिमांड रिपोर्ट ओनली तभी प्रिपेयर की जाएगी जब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेगा प्रिपेयर करने के लिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैड डेट्स रिपोर्ट हो गई किसी प्रोडक्ट की, तो वो तभी बनाई जाएगी जब आपकी मैनेजमेंट आपको बोलेगी कि हमें बनाकर दो, या स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद में आती है कस्टमर सप्लाई रिपोर्ट। तो अगर हम कस्टमर सप्लाई रिपोर्ट की बात करें तो मैनेजमेंट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि टॉप 10 कस्टमर की रिपोर्ट चाहिए, या कस्टमर के अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन कस्टमर अकाउंट रिपोर्ट चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, उस हिसाब से इसको जो है बनाते हैं। उसके बाद में आपकी आती है एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कंडीशन और एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट होती है वो बनाई जाती है, कंडीशंस या एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए इन्वेंट्री रिपोर्ट बनवाई है तो इन्वेंट्री रिपोर्ट इन शॉर्ट सप्लाईज। ठीक है, या स्टॉक स्टेटस क्वेरी, ओवर स्टॉक स्टेटस, उसमें सिर्फ ओवर स्टॉक जो होगा स्टेट उसी का स्टेटस दिखाया जाएगा। तो एक्सेप्शनल रिपोर्ट में सिर्फ जो है कोई एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं उसी की रिपोर्ट बनाई जाती है। देन आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफाई करता है क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके प्रीमाइसेस को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिपोर्ट ऑन कैश पोजीशन, कैश पोजीशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी किसको, हेड एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे हेड एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को इसकी कैश पोजीशन की रिपोर्ट सबमिट करवानी है, राइट। तो इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। अब उसके बाद में आता है वेरियस स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट को डिजाइन करने के लिए। जब रिपोर्ट डिजाइन करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसे डिफाइन करना पड़ेगा कि बेसिकली ये रिपोर्ट बनाई किस पर्पज से जा रही है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट,
कि मतलब इस रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन होगी और किस तरह से हम इसे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में क्वेरिंग विद द डेटाबेस, इसके अंदर वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की सारी क्वेरी जो होगी उसको भी क्लियरली डिफाइन किया जाएगा और कौन सी मेथड आपने अडॉप्ट किए हैं जब आपने इस डेटाबेस के साथ काम किया। और लास्ट में क्या करोगे, रिपोर्ट को फाइनलाइज करोगे। ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है डेटा इंटरफेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन जो सिस्टम जो थे आपके, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये सब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके बीच में डेटा इंटरफेस, तो वो क्या है जरा देखिए। डेटा इंटरफेस मतलब हम रिलेशनशिप की यहाँ बात करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन MIS का, राइट। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन जितने भी अदर फंक्शनल्स होंगे MIS के उनको। तो कुछ एक एग्जांपल जो है वो इलुस्ट्रेट करते हैं रिलेशनशिप किसके, डाटा रिलेशनशिप जो है और डाटा इंटरफेस जो है वेरियस सब कंपोनेंट ऑफ MIS की। तो कौन कौन से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो इनके बारे में, इनके रिलेशंस के बारे में हमने जो है अभी पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये आपको रिलेशनशिप बताएंगे तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग एंड ह्यूमन। तो यहाँ इस डायग्राम में आपको सारी चीजें क्लियर होगी। जरा एक मिनट में इसे जूम कर देती हूँ। यस, देखिए यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ अकाउंटिंग और इधर ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो जो स्टार्टिंग देखिए कैसे होगी। अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं मतलब वो वर्कर्स होते हैं, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो वर्कर्स लगे हैं उनको पेमेंट देगा उनको, राइट। राइट। अच्छा, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके, वो कहाँ पर लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग में आके लगेगी, क्योंकि वर्कर्स है ह्यूमन रिसोर्स, वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगेंगे और अकाउंटिंग जो है वो उसको वेजेस दे देगा। यहाँ से अकाउंटिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स को क्या करेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो अगर कोई भी ड्यूज बकाया है तो उसकी कैलकुलेशन करने करेगा। ठीक है। फिर अब रिपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट देखिए कहाँ से कैसे जाती है। मैन्युफैक्चरिंग वाला अकाउंटिंग को रिपोर्ट देगा क्या, पुअर परफॉर्मेंस डिडक्शन फ्रॉम ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस वर्कर की जो है पुअर परफॉर्मेंस रही है, इसकी पूरी रिपोर्ट बना कर देगा, किस वर्कर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, किस वर्कर की कितनी डिडक्शन होनी चाहिए, किस वर्कर ने जो है कितने दिन छुट्टी ली है, ये सब जो है वो अकाउंटिंग वाले को बताएगा और उसके बेस पर अकाउंटिंग वाला क्या करेगा, वर्कर्स को वेजेस देगा। पहले चीज डन, मैन्युफैक्चरिंग और अकाउंटिंग में रिलेशनशिप देख लिया। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स में देख लेते हैं। तो अगर हम अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स में देखें, अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स, वेज की पेमेंट करेगा वर्कर्स को। मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वर्कर्स के वेजेस को अकाउंटिंग वाले को रिपोर्ट देगा कि वर्कर्स की इतनी वेजेस बनती है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो क्या रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि वर्कर्स की वेजेस के बारे में सारी रिपोर्ट जो होगी वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास पहुंचाएगा और उसके बदले में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि उनकी कितनी बकाया है, कितनी अब तक पे कर दी और कितनी उनकी डिडक्ट होनी चाहिए, वो सब चीजें। तो ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग का भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग का रिलेशन देख लिया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का रिलेशन देख लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग और ह्यूमन रिसोर्स का रिलेशन देखिए जरा। अब जो ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो क्या आपको क्या रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा ह्यूमन रिसोर्स को, वर्कर्स की कैटेगरी की लिस्ट, वेजेस पेबल, अगर हम बात करें रिपोर्ट के हिसाब से प्रोडक्शन की, जैसे कितनी यूनिट उसने प्रोड्यूस की है, तो वो वर्कर्स के बारे में सारी जो रिपोर्ट बनाकर सारा डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा ह्यूमन रिसोर्स को। और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो यहाँ पर एनालाइज करेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वर्कर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग वाला उसको रिपोर्ट बना कर देगा।
समझ रहे हो। तो ये इसके बीच में हो गया। तो यहाँ पर हमने से तीनों के बीच में कहीं ना कहीं देख लिया कि तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, तीनों का रिलेशन है। तो यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, वर्कर्स की लिस्ट जो है वो रिसीव करेगा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से, और फिर वो डिटेल जो है प्रोडक्शन जो अचीव किया है वर्कर्स के द्वारा एचआर डिपार्टमेंट के बेस पे फाइनेंस और अकाउंट वाले को भेजेगा। तो ये था इनके बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पर देखिए अभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर हम बिजनेस प्रोसेस को कंसीडर करते हैं मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में, तो उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, इंक्वायरी करना, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, ऑर्डर्स को एंटर करना, डिस्पैच करना और कस्टमर की बिलिंग करना, ये सब इसमें आता है। ये मार्केटिंग में हो गया। अब एआई से एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम देखिए तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी आती है। प्लान, अब मैन्युफैक्चरिंग वाले का काम क्या होता है, प्लान्स प्रिपेयर करना, शेड्यूल बनाना, फिर मटेरियल जो रिक्वायर्ड है उसको फॉर्म्स और जॉब कार्ड्स को इशू करना, इन्वेंट्री इशू करना ऑर्डर रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने का, वेंडर इनवॉइसेस को हैंडल करना और वेंडर्स को पेमेंट करना। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं आपका कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा इजी हो गया है काम, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, सब कुछ बहुत स्मूथली जो है काम होने लगा। इसीलिए जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक सब कंपोनेंट है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, जो कि क्या करता है, फाइनेंशियल डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, और उसे इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है ताकि डिसीजन मेकर्स किया जा सके, डिसीजन लिया जा सके। तो जो रिपोर्ट डिमांड की जाती है वो रूटीन भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है। हो सकता है आपसे डेली डेली जो रिपोर्ट मांगी जाए, या हो सकता है आपसे जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही रिपोर्ट मांगी जाए। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। देखिए इसके अंदर आपके यहाँ पर ये समरी गिवन है, इफ यू वांट आप कर सकते हैं। और ये आपका चैप्टर डन। तो हमने एक चैप्टर और कवर कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। और यस, वन मोर थिंग, मैं वन लाइनर भी लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो जल्दी से इसे कवर कीजिए, फिर हम वन लाइनर जो है वो कवर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी लर्निंग।